हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के तीसरे टाइप की क्रिया दैट इज़ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की जो क्रिया होती है वो बेसिकली अधिक मात्रा में पदार्थों के अंतःग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है, या ग्रहण करने की या अभिगमन की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार का हो सकता है। इसको हम लोग तीन प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो एंडोसाइटोसिस, दूसरा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और तीसरा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ेंगे कि क्या किसी भी पदार्थ को अंतःग्रहण करने की क्रिया सेल्स के द्वारा पदार्थों को अधिक मात्रा में एक साथ अंतःग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और बाहर निकालने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये एक सेल का डायग्राम है जिसके ज़रिए हम लोग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की क्रिया को देखेंगे, ठीक है। ये जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया है ये भी एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जिसमें एटीपी का खर्चा होता है। कैसे होता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक अंतःबलन के कारण होती है, जिसके कारण उसमें एक वैक्यूल या वेसाइकिल समान रचना का निर्माण हो जाता है, एक पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये अंतःबलन साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। और जब भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एटीपी का खर्चा होता है। कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जब संकुचन करते हैं तो उसमें जिस तरह से पेशियों के संकुचन में एटीपी का खर्चा होता है, उसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के संकुचन में भी एटीपी का खर्चा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स में संकुचन के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंतःबलन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस अंतःबलन के भीतर वो पदार्थ जो कि अंतःग्रहण किए जाने हैं वो पदार्थ अंदर चले जाते हैं। उन्हीं के चारों तरफ कहो कि एक तरह का अंतःबलन बनता है तो वो उसमें चले जाते हैं और फिर ये अंतःबलन धीरे धीरे बढ़ते हुए इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह है वो आपस में जुड़ जाती है और ये एक आशय के में परिवर्तित हो जाता है। इस आशय को हम लोग एंडोसोम कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आशय के द्वारा ये इन्वेजिनेशन के द्वारा जो पदार्थों का अंतःग्रहण किया गया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। और ये इन्वेजिनेशन और ये कैसे हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक अंतःबलन या इन्वेजिनेशन के कारण, जिसके कारण क्या हो गया, एक ये जो अंतःबलन है, ये जो आशय बन रहा है ये एक बड़े आशय का निर्माण कर देता है, वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग एंडोसोम कहते हैं। तो ये पदार्थ जो बाहर थे, पहले सेल्स के बाहर थे, वो सेल्स के अंदर आशय के रूप में के साथ में बंधे हुए अंदर चले आए। तो ये जो आशय है ये वैक्यूल है, इसको हम लोग एंडोसोम कहते हैं, जिसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। अब इन पदार्थों का कार्य क्या होता है। इन जनरल जब सेल्स हैं तो यूनिसेलुलर्स जो एनिमल हैं या जैसे प्रोटोजोआ हैं, एक कोशिकीय जो जंतु हैं प्रोटोजोआ हैं, उनमें भोजन का अंतःग्रहण क्रिया सामान्यतः इसी प्रकार से होती है, ठीक है। खास करके जो राइजोपोडास होते हैं, अमीबा है जैसे, ठीक है, तो उसमें ये पदार्थ अंतःग्रहण किए तो भोज्य पदार्थ होंगे, ये फूड मटेरियल होंगे, ठीक है। अब ये जो फूड मटेरियल हैं, अब इनका क्या होगा, कोशिका के अंदर पाचन होगा। तो पाचन करने के लिए कोशिका के अंदर जो पाचक एंजाइम्स हैं
वो इनके साथ मिलने चाहिए। वो पाचक एंजाइम कोशिका के अंदर लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो ये लाइसोसोम में उपस्थित जो पाचक एंजाइम है या डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये इस एंडोसोम के साथ मिल जाते हैं। ये दोनों संलयित हो जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करने से जो रचना बनती है उसको हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, जिसके अंदर फूड मटेरियल भी है, ये मटेरियल जो अंदर गया, और साथ साथ लाइसोसोम के पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड मटेरियल को जो अंतर्ग्रहण किया गया है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, उसका पाचन करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेस्टेड जो मटेरियल हैं या पचे हुए जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, वो क्या हो जाते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और अनपचा पदार्थ उसी आशय में रह जाता है। अब ये आशय क्या बन जाता है, जिसमें सिर्फ अनपचा पदार्थ है, उसको हम लोग रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। अब ये अनपचा पदार्थ जो है सभी एनिमल्स में क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये फिर सतह पर चले आते हैं। ये आशय जो है, जो रेसिडुअल बॉडी है, सतह पर आती है और कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ संलयित हो जाती है और इसका मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो ये मटेरियल बाहर निकला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये एक्सोसाइटोसिस की क्रिया और दूसरे सेल्स में भी पाई जाती है। सभी तरह के सेल्स में, जो सेल्स के अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं या हार्मोन्स बनते हैं, वो सारे के सारे जो है इसी तरह से वेसाइकल्स के रूप में आते हैं, सेल से अटैच होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया केवल अनपचे पदार्थ के लिए नहीं होती है, बल्कि जो लाभदायक पदार्थ हैं, जैसे कोशिका के अंदर कोई भी सब्सटेंस से तैयार होता है, संश्लेषित होता है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे हार्मोन हो, वो भी आशय में बन करके सतह पर आते हैं और बाहर निकलते हैं। तो कोई भी पदार्थ कोशिका से बाहर जब आशय के संलयित होने से बाहर निकलता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और कोई भी पदार्थ जो आशय के द्वारा कोशिका के अंदर अंतर्ग्रहण किया जाता है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल चीज़ है जो कि हम लोग एक बता दिया है कि प्रोटोजोआ के केस में इस तरह का होता है, जब अनपचे पदार्थ बाहर निकलते हैं और भोज्य पदार्थ अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन ये अंतर्ग्रहण करने की क्रिया सभी तरह के सेल्स में पाई जाती है, जिसको हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक क्रिया है एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। अब इस क्रिया में जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया है, इसको हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस वैसी क्रिया को कहते हैं जिसमें अंतःग्रहण किए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो सॉलिड हो। जब सॉलिड पदार्थ अंतःग्रहण किए जाते हैं तो वैसे एंडोसाइटोसिस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और उस समय जो आशय बनता है, जो एंडोसोम बनता है, उसको हम लोग फैगोसोम कहते हैं। और उसी प्रकार से जब लिक्विड मैटर या सब्स पदार्थ जो है अंतःग्रहण किए जाते हैं एंडोसाइटोसिस के दौरान, तो उस क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और उस समय बनने वाले एंडोसाइटोसिस को हम लोग एंडोसोम को हम लोग पिनोसोम कहते हैं। तो ये तो हो गया एंडोसाइटोसिस के बारे में जनरली और एक्सोसाइटोसिस के बारे में जनरली। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस।